ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। आज की जो टेस्ट सीरीज आधुनिक भारत की टेस्ट सीरीज जो थी वो आपके जो चैनल होता है भाई उस पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ जाकर के आप आधुनिक भारत की दो टेस्ट सीरीज जरूर देखना। आज आधुनिक भारत की हम नहीं करके आज संविधान की करते हैं। जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जहाँ से भाग 3 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वहाँ से इन्हें उठाने की कोशिश करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होंगे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर 1946 को आपकी तीसरी बैठक होती है। तो ये याद रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है भाई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सेना विधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो आपका मार्शल लॉ होता है, सेना विधि होती है, सेना विधि अनुच्छेद 34 से संबंधित है। सेना विधि क्या होती है भाई? कि जहां पर मान लो किसी राज्य में कोई आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है भाई, ये विद्रोह हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोगों के मौलिक अधिकार, जो भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, वो अनुच्छेद 34 के अनुसार मौलिक अधिकार उन लोगों के छीन लिए जाते हैं। मान लो कहीं पे विद्रोह हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और आप वहां पर जबरदस्ती करने लगो कि मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूं भाई, तो आप नहीं जा सकते, ठीक? तो मार्शल लॉ लग जाता है, तुरंत आपके घर के सामने पीएससी पुलिस पड़ जाती है ना, आपकी फोर्स पड़ जाती है लिल्ली वर्दी वाली, ठीक भाई? तो सेना विधि लागू अर्थात मार्शल लॉ कहां पर लिखा जाता है? आर्टिकल 34, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 3 देखे भाई, अनुच्छेद 17 के संबंध में संसद कानून बना सकती है निम्न में से किस अनुच्छेद पर? अनुच्छेद 17 के संबंध में संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 17 समझिए पहले क्या होता है भाई। अनुच्छेद 17 जो होता है वो होता है अस्पृश्यता का अंत। जो आप अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी करते हो तो उसका अंत जो किया जाता है अनुच्छेद 17 के अनुसार किया जाता है, और इसके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 के माध्यम से, ठीक भाई? जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए जाते हैं, मौलिक अधिकारों का सबसे अंतिम आर्टिकल 35 में यह बात कही जाती है कि यदि कहीं ना कहीं मनुष्य के, व्यक्ति के, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संसद उस पर तुरंत कानून बनाती है। किसमें लिखा जाता है भाई? आर्टिकल 35 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अधिकार परीक्षा रिट किस अनुच्छेद द्वारा लगाई जाती है? अधिकार परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 32 होता है, कौन सा भाई? आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट हैं, जिनमें से एक रिट कौन सी है जी? आपकी अधिकार परीक्षा, ठीक? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार से परे यदि कोई काम करता है तो उसके विरुद्ध आप अधिकार परीक्षा रिट लगा सकते हो, सीधी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, याद रखना भाई। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यदि वैसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आप टिक मारना जी, किसको? प्रस्तावना को, है ना, उद्देशिका को, ठीक भाई, प्रीलिम्स को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यदि नाम दे दिया जाता है तो उन्होंने आपका आर्टिकल 32 को आपकी संविधान की आत्मा कहा है, ठीक? आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट होती है, 5 के 5 मुझे आप कमेंट में बताना कौन सी होती है, जिनमें से एक अधिकार परीक्षा आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? अब संपत्ति का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार था, ठीक भाई? संपत्ति का अधिकार जो था एक मौलिक अधिकार था आपका, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जब आपका 1976 में 42वां आपका अमेंडमेंट होता है तो उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के क में रखा गया। जो आर्टिकल 300 का क है वो आपका क्या बताता है कि संपत्ति का जो अधिकार होगा वो अधिकार नहीं होगा, वो सिर्फ कानूनी अधिकार होगा। आपको उस संपत्ति का बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा। यदि सरकार उस संपत्ति पर कुछ प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो उसका बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा, कानूनी तरीके से आपसे वो जमीन ली जाएगी, है ना। अब आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जमीन छीन ली सरकार ने, या आप उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दो, केस डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते आप वर्तमान में, ठीक। तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? आर्टिकल आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अच्छा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल सकता है कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद आपके कहाँ? अनुच्छेद 29 और 30
कहां पर है? अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 दोनों में लिखे जाते हैं। दरअसल शिक्षा संबंधी अधिकार हमको एक मौलिक अधिकार दिया जाता है जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। जैसे आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में क्या लिखा जाता है? अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें क्या लिखा जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक भाई, भारत का कोई भी नागरिक हो जिसकी एक अपनी विशिष्ट लिपि होगी, विशिष्ट संस्कृति होगी, विशिष्ट भाषा होगी, उसको वो सुरक्षित रख सकता है। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप ये धर्म छोड़ करके, अपनी संस्कृति छोड़ करके आप वो वाली संस्कृति अपनाओ, हमारी संस्कृति अपनाओ, कतई भी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 की बात करें तो 30 में क्या लिखा जाता है कि शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार। जो शिक्षण संस्थान होते हैं उन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है और आपका किसके द्वारा? अल्पसंख्यकों के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 30। ठीक भाई, अनुच्छेद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया वर्तमान में किस अनुच्छेद में? मैंने बताया था भी अनुच्छेद 300 का काम में इसे डाल दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम नहीं कराया जाएगा किस अनुच्छेद में लिखी जाती है ये बात? कि 24 साल से यदि कम का कोई बच्चा है तो वो क्या नहीं करेगा? किसी भी कारखाने या किसी भी खान में काम नहीं करता। तो ये बात अनुच्छेद 24 में लिखी जाती है। ठीक भाई, कि 14 वर्ष से कम आयु का यदि कोई भी बच्चा है तो वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा जी? किसी भी कारखाने खान में काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई। मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध कौन लगाता है? अनुच्छेद 23। कौन सा लगाता है जी? अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है कि मानव को खरीदना बेचना चलता है ना, मानव को खरीदा बेचा जाता है तो मानव का व्यापार नहीं कर सकते आप। संविधान के अनुसार आप अपराधी हो, यदि मानव का व्यापार करते हो तो आप घोर अपराधी माने जाते हो। अनुच्छेद 23 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है। ठीक भाई। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आता है? 1976 में आता है कि आप किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बना के रख सकते। यदि आप बंधुआ मजदूर बनाते हो तो आपके ऊपर केस चल सकता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब जी। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब होता है कि आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार, एक्चुअली में अनुच्छेद 20 के 3 पार्ट है जिनमें से 20 का एक जो है वो क्या कहता है कि यदि कोई कानून है अतीतकालीन प्रभाव विधि से लागू करना अपराधिक का जो कर्तव्य होता है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं होगा जब तक उस पर वह सिद्ध ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर 20 होगा। क्या है? आर्टिकल 20 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है कि कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक वो अपराध उस पूरी तरीके से सिद्ध ना हो जाए। क्वेश्चन आपका आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण, यदि आपने कोई एक अपराध किया और उस अपराध के लिए आपको सजा दे दी गई तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा भी उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी या फिर कहीं और की पुलिस आपको उठा करके ले जाती है और दोबारा आपको उसकी सजा देती है, ऐसा कतई नहीं है। आर्टिकल 20 का 3रा पार्ट क्या कहता है? आत्माभिशंसा, अपने ही विरुद्ध गवाह न बनना। जो आप अपने विरुद्ध गवाह बन जाते हो कि हाँ भाई साहब जी मैंने मर्डर किया, आप ऐसे जबरदस्ती करके आप अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बन सकते। गवाह का लाना बहुत अनिवार्य होता है। पुलिस डंडे मार मार के आपको ये नहीं कहेगी आपका जो अपराध किया आपने वो कबूल लो। ठीक भाई। तो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 आपके आर्टिकल 20 के अनुसार आपका क्या लिखा जाता है जी? दोहरे दंड, किसमें लिखा जाता है मेरे भाई? कि दोहरे दंड से संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ वाद किस वर्ष लाया गया? बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब जी। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 19 में है। आपको पता है प्रेस की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, उसी में आपका क्या लिखा जाता है जी? प्रेस की स्वतंत्रता भी उन्हीं आर्टिकलों में, क्योंकि वहां पर आपको 6 स्वतंत्रताएं मिलती है और 6 में से एक है प्रेस एवं पत्र की स्वतंत्रता। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 14, सेना विधि किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है?
जो सेना विधि सेना उपाधि, जो सेना उपाधि होती है वो किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? सेना उपाधि का क्या मतलब होता है? सैनिक उपाधि अर्थात कर्नल, जनरल, डिप्टी कमिश्नर, है ना, ये सारी जो उपाधि दी जाती है अनुच्छेद 18 के अनुसार। आर्टिकल 18 में लिखा होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति यदि भारत से बाहर कोई नागरिकता ग्रहण करता है, आपकी सैनिक उपाधि को छोड़ करके यदि कोई भी उपाधि ग्रहण करता है तो वह राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य होगा। अब राष्ट्रपति से आप पूछोगे तब जाकर के, यदि आप विदेश में हो तो राष्ट्रपति से पूछ के आपको किसी भी देश में उपाधि लेनी होगी। भारत में बात करें तो सैनिक विधि को छोड़ करके आपको कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी। आप कहने लगो कि मैं तो मराठे साम्राज्य का वंशज हूं, मेरी तो अलग ही सिक्का चलेगा, मेरा तो साम्राज्य अलग ही चलेगा। आप कहने लगो कि मैं तो मुगलों का वंशज हूं, मेरा अलग ही वर्चस्व रहेगा, मुझे एक अलग से संरक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार की कोई भी उपाधि आपको नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 18 ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के मध्य? 14 से 18 है। आपकी स्वतंत्रता पहली स्वतंत्रता दी जाती है, आपकी 6 स्वतंत्रताओं में से पहली स्वतंत्रता आपकी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है जी, कि क्वेश्चन नंबर 16 में ये देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 भारत नागरिक किस भाग में लिखित है? जो आपकी नागरिकता होती है, नागरिकता से संबंधित भाग पूछा है संविधान का, तो आपको पता होगा भाग 1 में क्या लिखा होता है जी, संघ। भाग 3 में क्या लिखा होता है जी, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या लिखा होता है जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन भाग 2 में क्या लिखा होता है, नागरिकता। ठीक बात, तो नागरिकता किस भाग से संबंधित है, भाग 2 से। और भाग 2 में आपको बताएं तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया आपका भाग 2 में संविधान के। क्वेश्चन नंबर 17, दोहरी नागरिकता का उल्लेख किस देश से लिया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का। दोहरी नागरिकता क्या मतलब है कि आप स्टेट के नागरिक अलग हो, केंद्र के नागरिक अलग हो। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कहां से जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दोहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया। अच्छा, ब्रिटेन से संघीय व्यवस्था एकल नागरिकता, भारत तो भारत है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया जी आपका, जो ऑस्ट्रेलिया सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली जाती है, जो आपकी सम्मति सूची होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। भारतीय संविधान में पहली तथा चौथी अनुसूची किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ी गई? तो आपका आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 4 में क्या लिखा जाता है कि पहली और चौथी अनुसूची जोड़ी जाए। अच्छा, अनुच्छेद 4 की बात कर ली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 कहां पर आता है, भाग 1 में संघ लिखा जाता है, जहां पर पूरी संघ की परिभाषा बताई जाती है, भारत नाम दिया जाता है। वहीं पर अनुच्छेद 4 भाग 1 का अंतिम आर्टिकल होता है। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष की बात करी भाई साहब जी, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। अब कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष, बढ़िया क्वेश्चन है। जो कैबिनेट मिशन होता है 1946 का, उसके जो अध्यक्ष बन के आते हैं वो कौन आते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर कॉर्नवालिस या पैंथिक लॉरेंस? तो पैंथिक लॉरेंस जो आदमी होता है ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बन के आते हैं, और स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर इसके सहयोगी होते हैं। ठीक भाई, इसमें इसके साथ आते हैं, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 21 भी जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो जो बर्मा को भारत से अलग करने की डेट है वो आपसे पूछी है 1935 में। 1935 में भारत को बर्मा से पूर्णतः अलग कर दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि लोअर बर्मा आता है कि पेगू, तो पेगू को भारत में विलयकरण, आप मुझे कमेंट में बताओ कि लोअर बर्मा को भारत में कब मिलाया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो लोअर अर्थात पेगू को भारत में कब मिलाया जाता है? आपसे पूछा गया कि भारत, क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार कि बर्मा को भारत से कब अलग किया जाता है? 1935 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22,
साइमन कमीशन आयोग भारत कब आता है? 1928 में आता है वैसे, पर 1927 में क्योंकि बन करके तैयार हो जाता है, और 1928 में बंबई में जब जिस टाइम ये भारत में उतरता है, बंबई रेलवे स्टेशन पे भारत में उतरता है, तो साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध होता है। इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इसमें 7 के 7 लोग अंग्रेज थे, और 7 के 7 अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा, गोरों का कमीशन कहा, इसलिए इसमें विरोध हुआ, जिसके कारण वहां पर डंडा बज गया भाई साहब, लठ बज जाता है, और वहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है इसी दौरान। क्वेश्चन नंबर 23, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी जाती है? पूरक प्रश्न आप 1900 आपका कब पूरक प्रश्न कब पूछ सकते हो आप? 1919 के अधिनियम में। कब जी? 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, उसके अनुसार आप पूरक प्रश्न अर्थात बजट पर बहस करना और पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हो, इसमें अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है जी? कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय तो आपको पता होगा भाई, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग भाई साहब जो होते हैं भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही आदमी बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है कि स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालचारी। 1947 के बाद जो वायसराय बनते सी राजगोपालचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया जाता है। अंग्रेजों की बात करें, क्योंकि आपको पता होगा महारानी ने 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया था, कैनिंग को भारत में भेजा था 56 में। ठीक भाई, तो लॉर्ड कैनिंग जी प्रथम वायसराय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना प्रशासनिक कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रक मंडल, नियंत्रण करने वाला मंडल, जिसके हाथों में सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। सभी प्रशासनिक कार्य किसके हाथों में होते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 आयोगों की स्थापना की जाती है। किस अधिनियम द्वारा की जाती है आपसे पूछा है। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके द्वारा क्या होता है जी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, दास प्रथा का अंत किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? सन्नी पूछा आपसे, केवल क्या पूछा? अधिनियम। तो 1833 का अधिनियम आता है, उस अधिनियम के द्वारा 10 साल बाद एक अधिनियम आता है 1833 में, इसके 20 साल बाद अगला अधिनियम आएगा 1853 में। तो 1833 का एक अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम, उसमें दास प्रथा का अंत किया जाता है। और ये दास प्रथा कौन अंत करता है? ये क्वेश्चन बढ़िया है, एलन ब्रो। कौन करता है जी? एलन ब्रो। 1843 में एलन ब्रो नामक आपका एक आदमी होता है, विधि कानूनी ज्ञाता होता है, बढ़िया जानता है कानून को, तो वो आदमी आकर के 1843 में खत्म करता है और 1833 के अधिनियम में होता है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान कहां पर किया गया? 1813 के अधिनियम। भाई साहब जी, जब भारतीय वासी आग बबूला हो जाते हैं तो इनको लगता है कुछ चाहिए, तो अंग्रेज लोग हमारे आगे शिक्षा को देते हैं। तो 1813 के अधिनियम में 2 बात होती है। क्या होती है? कि पहली बात तो ये होती है कि 1813 के अधिनियम में भारतीयों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं। दूसरी बात अंग्रेज अपने पक्ष में करते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे देते हैं। जो ईसाई मिशनरी होते हैं, मिशनरी होता है बच्चा धर्म का प्रचारक, जो मिशनरी होते हैं वे होते हैं धर्म के प्रचारक, धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को मिशनरी कहा जाता है। तो मिशनरी हर धर्म के होते हैं, हिंदू धर्म मिशनरी होंगे, मुस्लिम मिशनरी होंगे, ईसाई मिशनरी होंगे। तो ईसाई मिशनरियों को भी 1813 में ही आने की अनुमति दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। 1773 के अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जी? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, विलियम बेंटिक। कौन है जी? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। कॉर्नवालिस तो 1786 के अधिनियम में आते हैं। तो बेंटिक आपका विलियम बेंटिक आपके क्या बन जाते हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? 1928 में। बढ़िया क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की
जाती है। दरअसल एक आदमी होता है अंग्रेजों का ब्रोकन हेड नाम का। अब ब्रोकन हेड नाम का खुली चुनौती देता है भारत को कि हिम्मत है तो अपना संविधान बना करके दिखाए। तो जस्ट 1927 में बात कहता है वो। तो जस्ट एक साल बाद ही बाबूजी मोतीलाल नेहरू के बात चिपक जाती है और चिपकने के कारण एक नेहरू रिपोर्ट का निर्माण कर लेती है। और नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कही जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की जाती है जो 1928 में आती है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? बढ़िया क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। टोटल कितनी महिलाएं थी जी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। जैसे ही पाकिस्तान से आपका भारत से बांग्लादेश 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो तुरंत मुस्लिम भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर लेती है, जिसका बाद में जाकर के नेतृत्व तो मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे। और जिन्ना तो भाई साहब जी अट जाते हैं पाकिस्तान को लेकर के, वो पाकिस्तान लेके मानते हैं, ठीक भाई। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हो जाते हैं भाई आपके। और इसी के साथ आज की वीडियो इतने रखते हैं। टेस्ट आप देते रहना और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में आने के लिए धन्यवाद। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम आपके साथ ऐसे जुड़ते रहेंगे, टेस्ट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।